रूस यूक्रेन के युद्ध में कई बार ऐसे हालात बन गए जिससे युद्ध के जानकारों को भी हैरान कर दिया। कभी रूस ने कहर बरपा कर यूक्रेन की तबाही की कल्पना करने पर मजबूर कर दिया, तो कभी नाटो से मिली मदद के सहारे यूक्रेन भी रूस पर भारी पड़ता दिखा। वहीं रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने तो दुनिया पर महाविनाश की आशंका के बादल बना दिए। लेकिन अब युद्ध विशेषज्ञ एक नतीजे पर एक मत होते दिख रहे हैं, और मत यह है कि यूक्रेन से जंग पुतिन का एक ऐसा ट्रैप है जिसमें न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि नाटो देश भी फंस गए हैं। देखिए पूरा विस्तार इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यूक्रेन पर बरस रहे बारूद के लिए स्पेशल ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट इसी जगह बना था। रूस के इसी पावर सेंटर में बैठने वाले ताकतवर प्रेसिडेंट पुतिन ने यही यूक्रेन की तबाही के लिए दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, और यहीं से ऑर्डर रिलीज होने के बाद रूसी सेना का काफिला यूक्रेन की पूर्वी सेना में दाखिल हुआ था। ये वो वक्त था जब यूक्रेन पर रूस के एक्शन को दुनिया ने वर्ल्ड वॉर का आगाज मान लिया था। हालांकि ये कयास सच के करीब भी थे, लेकिन क्रेमलिन के पावर सेंटर में बैठे शक्तिमान प्रेसिडेंट के दिमाग में क्या चल रहा था, इसकी था कोई नहीं लगा पाया। 72 घंटे की तैयारी के साथ डॉनबास रीजन में रशियन सेना ने हाहाकार मचा दिया। लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने रशियन हथियारों से ही जवाबी कार्रवाई में प्रेसिडेंट पुतिन के प्लान की मियाद बढ़ा दी। युद्ध लंबा खींचा, यूक्रेन के कई शहरों पर बारूद बरसा। कई शहर वीरान हो गए, रिहायशी इमारतें खंडहर में बदल गई। लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने हार नहीं मानी। नतीजतन इस बेनतीजा जंग को अब 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त में इतना कुछ बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालात की जमीन पर ऐसे अविश्वसनीय बदलाव विस्तार से देखिए। बदलाव नंबर 1, नेटो की मदद से यूक्रेनी फोर्स रूस पर हावी हुई। बदलाव नंबर 2, रूस के सीमावर्ती शहरों पर यूक्रेन ने बारूद बरसाया। बदलाव नंबर 3, जंग में हुआ सैन्य नुकसान रूस को भारी पड़ने लगा। बदलाव नंबर 4, रूस के बॉम्बर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराया। और बदलाव नंबर 5, पुतिन के प्लान से नेटो और यूक्रेन बुरी तरह फंस गए। इनमें शुरुआती 4 बदलाव को लेकर शायद ही आपके मन में कोई शंका होगी, लेकिन 5वां बदलाव जो बिल्कुल लेटेस्ट है, उसे लेकर आपके जहन में कई शंकाएं होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़कर रूस के पास ऐसे कभी हथियार बचे हैं जिनका इस्तेमाल रूस बेधड़क कर सके, जिसका सबूत है ईरान से खरीदे गए ड्रोन्स और मिसाइल्स। क्योंकि वो रूस जो खुद हथियार निर्माता और निर्यातक है, उसके पास हथियारों की कमी होने पर ही इस तरह की डील संभव है। तो फिर सवाल जायज है कि पुतिन के प्लान में नेटो और यूक्रेन कैसे फंसे। जवाब विशेषज्ञों के हवाले से जारी किए आकलन और रिपोर्ट में मिलता है। जवाब यह है कि पुतिन ने पहले ऑफेंसिव होकर यूक्रेन में तबाही मचाई, नेटो और अमेरिका को दहला दिया, विश्व युद्ध का माहौल बना दिया, और फिर डिफेंसिव हो गया, जिसमें कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन भविष्य में जीत का रास्ता पुतिन ने बना लिया। आखिर कैसे हुआ ये सब, अब विस्तार से समझिए। शुरुआती दौर में रूस से मुकाबला करते हुए यूक्रेन कमजोर हुआ। रूस के खिलाफ एक्शन में यूक्रेन में हथियारों की भारी कमी हो गई। जंग में यूक्रेन को बड़ी तादाद में अपने सैनिक भी खोने पड़े। नतीजतन नेटो देशों से यूक्रेन की फोर्स को हथियारों की मदद मिली। नेटो से मिले भारी हथियारों के बाद रूस का रुख डिफेंसिव हो गया। दरअसल ऐसा नहीं था कि रूस इन हालातों में यूक्रेन से मुकाबला नहीं कर सकता था। रूस के पास अब भी जितने हथियार बाकी हैं, वो जंग का रुख बदलने या यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए काफी थे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जंग के बीच डिफेंसिव होना प्रेसिडेंट पुतिन की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। वो हिस्सा जो भविष्य में रूस की जीत को निश्चित करने के लिए बनाया गया था।
और अब पुतिन अपनी रणनीति के जरिए अपने मंसूबों में कामयाब होने के बेहद करीब है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। दरअसल विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से यूरोप पर दबाव बढ़ गया। हथियार सप्लाई करके कई नेटो देशों के शस्त्रागार खाली हो गए। हालात ये हैं कि यूरोपियन देशों को अब अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। दावे के तहत नेटो के अरबों डॉलर कीमत के हथियार बर्बाद हो गए। यानी जिन देशों के बल पर ज़ेलेंस्की ने हार न मानने का दम भरा है, उन देशों का हथियार भंडार करीब करीब खाली हो गया है। यानी अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना यूरोपियन और नेटो देशों के लिए संभव नहीं होगा। हालांकि अमेरिका से हथियारों की पूर्ति होने की उम्मीद बाकी है, लेकिन फिलहाल ये आपूर्ति भी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकन रक्षा उद्योग इस वक्त खुद दुविधा में है। दबाव इतना ज्यादा है कि ज्यादातर अमेरिकन कंपनी हथियारों का उत्पादन ही नहीं कर पा रही है। इसलिए वॉर जोन में अब एक नया बदलाव दिख रहा है, और ये बदलाव है रूस का ऑफेंसिव स्टाइल। दावे के तहत रूस ने फिर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिए। पिछले 24 घंटे में रशियन फोर्स ने यूक्रेन पर इतने अटैक किए हैं जितने पिछले एक हफ्ते में भी नहीं किए। यानी क्रीमियन ब्रिज पर हुए अटैक के बाद जिस तरह रूस ने यूक्रेन में बारूद उड़ाया, उससे ज्यादा तबाही पिछले 24 घंटे में मचा दी। और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ने माना भी। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने रातों रात यूक्रेन पर भारी हमले किए। मॉस्को से दागे गए ज्यादातर रॉकेट्स हालांकि मार गिराए गए, लेकिन रूस के हमले की वजह से ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। दावा यह भी है कि रूस ने ये हमले यूक्रेन को आतंकित करने के लिए किए हैं, लेकिन रूस की आक्रामकता बता रही है कि मामला अब और ज्यादा पेचीदा हो गया है, जिसका खुलासा यूक्रेनी जनरल की तरफ से जारी रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने 24 घंटे में 40 मिसाइल अटैक किए हैं। इसके अलावा ईरान मेड शहीद 136 ड्रोन से 16 अटैक किए हैं। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई हिस्सों के बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं। इस अटैक में सबसे ज्यादा नुकसान सूमी ओब्लास्ट को उठाना पड़ा है। हालांकि यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई में रशियन फोर्स को नुकसान पहुंचाया है। दावे के तहत यूक्रेनी फोर्स ने रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर्स को 24 घंटे में मार गिराया है। वहीं कई फाइटर प्लेन्स भी तबाह कर दिए हैं, जिसके वीडियो भी यूक्रेन डिफेंस फोर्स ने जारी किए हैं।